हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अप्रोच टू द पेशेंट विद जॉन्डिस। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस क्यों है, जॉन्डिस का पैथोफिजियोलॉजी, जॉन्डिस को हम कैसे पहचान सकते हैं, जॉन्डिस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में डील करेंगे। ये मेरे लिए हैरिसन बुक से लिया गया है। ये एक इंटरनल मेडिसिन का बुक है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो वीडियो है इसके ख़त्म होने तक आप हेपेटोबिलियरी सिस्टम का एनाटोमी समझ लें, बिलिरुबिन का प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म पहचान लें। उसके बाद जॉन्डिस होता क्या है, इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। उसके बाद कोई पेशेंट आया है तो उसका लॉजिकल वे में हम कैसे देख सकते हैं या पहचान सकते हैं कि किसको जॉन्डिस है और किसको जॉन्डिस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हेपेटोबिलियरी सिस्टम। आपको पता है जो हमारा लीवर है वो क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रिएशन करता है। लीवर से फिर क्या होगा, हमारा आएगा राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में, वहाँ से बनता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर में जो सिस्ट होते हैं, गॉल ब्लैडर में जो डक्ट होते हैं उसको बोला जाता है सिस्टिक डक्ट। वो दोनों मिलके, कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके बनता है हमारा क्या, तो कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद ये जाता है पेनक्रियाज के पास, मेनली दुओडेनम के पीछे से, और पेनक्रियाज का एक अपना डक्ट होता है जिसको कहते हैं पेनक्रिएटिक डक्ट। और ये पेनक्रिएटिक डक्ट और जहाँ ये कॉमन बाइल डक्ट मिलता है उसको कहते हैं हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। और ये फिर एम्पुला और वेटर के थ्रू बाहर आ जाता है। बाहर आने का मतलब क्या है, दुओडेनम में अपना सेक्रिएशन करता है, जो मेनली हमारा ये न्यूट्रिएंट के ब्रेकडाउन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर कोई पूछेगा बाइल जूस सेक्रिएट किसके द्वारा होता है, तो प्रोडक्शन और सेक्रिएशन दोनों हमारा लीवर के द्वारा होता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में, ठीक है। ये समझ गए। अब देखते हैं जॉन्डिस का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या है। मेनली जब आप डॉक्टर टर्म में पढ़िएगा ना तो कोई जॉन्डिस नहीं बोलेंगे, सब आपको बोलेंगे इक्टेरस। जैसे कि वोमिटिंग होता है तो वोमिटिंग डॉक्टर टर्म में नहीं बोलते हैं, उसमें बोलते हैं इमेसिस। वैसे ही जॉन्डिस का दूसरा नाम इक्टेरस होता है मेडिकल टर्म में। इसको हम सिंपल भाषा में डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको सिंपल भाषा में डिफाइन करने के लिए क्या बोला जाता है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ टिश्यू जैसे कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, आई, ये सब का क्या हो जाना, येलो हो जाना। ये मेनली होता क्यों है, क्योंकि वहाँ पर बिलिरुबिन डिपॉजिट हो सकता है। तो क्या कह सकते हैं, हाइपर बिलिरुबिनेमिया, मतलब कि ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाए तो क्या हो सकता है, इक्टेरस हो सकता है, ठीक है। इसके कॉजेस आगे जाके बताऊंगी, पहले अभी इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। जो नॉर्मल बिलिरुबिन है ना, इसका प्रोडक्शन होता है 0.2 से 0.3। हमारा जो बिलिरुबिन है ना वो डेली प्रोड्यूस होता है 0.2 से 0.3 ग्राम पर डे। टेंशन नहीं लीजिए, बिलिरुबिन का प्रोडक्शन भी आगे डील करेंगे। हमारे शरीर में नॉर्मल बिलिरुबिन कितना होता है, 0.2 से 1.2 mg पर DL। तो अगर क्या सिर्फ हाइपर बिलिरुबिनिया होने से पता हो जाएगा कि हमारे को जॉन्डिस है, नहीं। क्योंकि देखिए मेनली हमारा जो नॉर्मल बिलिरुबिन है वो कितना है, 0.2 से 1.2, ठीक है। जॉन्डिस मेनली कितना पे होता है, 2.5 पे। तो अगर मान लीजिए कि हमारा जो बिलिरुबिन लेवल है वो अगर ग्रेटर देन 1.2 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, हाइपर बिलिरुबिनिया हो जाएगा। तो क्या वो जॉन्डिस कहलाएगा, नहीं। जॉन्डिस कब कहलाएगा, जब हाइपर बिलिरुबिनिया के साथ और भी साइन और सिम्टम दिखें, जैसे कि हमारा स्क्लेरा का पीला हो जाना,
स्किन का पीला हो जाना मतलब येलो हो जाना, ये सब भी साइन दिखना चाहिए। जो सबसे फर्स्ट साइन होता है ना, वो हमारा स्क्लेरा है। आपको पता है जो स्क्लेरा होता है वो वाइट पाथ है, और वाइट पाथ में अगर कलर चेंजेस होते हैं तो सबसे पहले दिखता है। तो जॉन्डिस कब कहलाएगा? जब बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाए। कितना ज़्यादा हो जाए? 2.5 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा, और इसके साथ साथ भी हमारा क्या दिखे? येलोइश डिस्कलरेशन दिखे। ठीक है, सिर्फ हाइपर बिलिरुबिनिया कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि 2 mg पर DL हो गया, तो क्या ये हमारा जॉन्डिस है? नहीं, ये हाइपर बिलिरुबिनेमिया है, ना कि जॉन्डिस। जॉन्डिस कब होगा? जब मिलीबिलिरुबिन 2.5 mg पर DL के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, और इसके साथ साथ येलोइश डिस्कलरेशन भी दिखे। ठीक है, चलिए, टिश्यू डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन ऑकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ। अब टिश्यू डिपोजिशन मेनली कहाँ कहाँ पे होता है? तो ये होता है मेनली लीवर में, और जिसको हेमोलाइटिक डिसऑर्डर है। तो इसको अगर टिश्यू डिपोजिशन हो रहा है बिलिरुबिन का, तो इसको क्या कहेंगे? सीरम हाइपर बिलिरुबिनेमिया। इसका कारण क्या है? या तो लीवर डिजीज हो गया या हेमोलाइटिक डिसऑर्डर। हेमोलाइटिक इसका मतलब क्या हुआ? ब्लड RBC का टूटना। हेमोग्लोबिन के टूटने से भी क्या बिलिरुबिन का कोई लेना देना है? अरे हाँ है। अभी इसका आप जब फिजियोलॉजी में जाइएगा ना तो सारा समझ में आएगा, क्योंकि RBC ही तो टूटता है। RBC का जो हेमोग्लोबिन होता है वही तो टूट के बिलिरुबिन बनता है। बहुत आश्चर्य लग रहा होगा, टेंशन नहीं लीजिए, सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में क्या होता है? एक डॉक्टर होता है, एक पेशेंट होता है। हिस्ट्री टेकिंग में मेनली हम क्या पूछेंगे? पहले तो जॉन्डिस के जो लक्षण होते हैं वे देखेंगे। उसके बाद कितने दिन से हैं ये पूछेंगे। जैसे कि किसी को अभी अभी जॉन्डिस हुआ है तो क्या होता है? स्किन येलो हो जाता है, स्क्लेरा येलो हो जाता है। जो प्राइमरी साइट है वह स्क्लेरा है देखने के लिए, और दूसरा साइट क्या है? टंग के नीचे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये क्रोनिक जॉन्डिस हो जाता है तो क्या हो जाता है? जो हमारा स्किन येलो है उसकी जगह पे वो ग्रीन दिखने लगता है। तो ग्रीन कलर क्यों होता है? तो ये कहना RBC का जब ब्रेकडाउन बताऊंगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि RBC क्या होता है। का जो हेमोग्लोबिन है उसका जो हेमीपाथ है ये ब्रेकडाउन होके बन जाता है बिलिवर्दिन, और बिलिवर्दिन का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो इसी के कारण मेनली होता है। तो ये कैसे होगा? जो बिलिवर्दिन तुरंत चेंज हो जाता है बिलिरुबिन में। रूबिन क्या हो जाएगा? बाद में ऑक्सीडाइज करके बिलिवर्दिन बन जाता है। ज़्यादा दिन तक ये जॉन्डिस होगा तो जिसके कारण ग्रीन कलर का दिखेगा स्किन। तो ये सब तो बात की बात है। चलिए, सबसे पहले हिस्ट्री में हम क्या क्या पूछेंगे? पहला तो जॉन्डिस के सिम्टम देखेंगे जो बिना एक्सप्लेन किए भी हमें पता चल जाएगा, जैसे कि आँखों का पीला होना, हाथ का पीला होना, ठीक है, स्किन का पीला होना। ड्यूरेशन पूछेंगे क्योंकि ड्यूरेशन ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या आप कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जैसे कि हर्बल मेडिसिन, फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन, विटामिन प्रिपरेशन, एनाबॉलिक स्टेरॉयड, क्या आपको कभी ट्रांसफ्यूजन या IV अब्यूज हुआ है? क्या आपने टैटू बनाया है? सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, अल्कोहल हिस्ट्री के बारे में, ये सब पूछेंगे। और वेट लॉस हो रहा है कि नहीं, ब्लीडिंग डियाथीसिस, ये सब के बारे में भी पूछेंगे। ड्रग यूज, तो ड्रग के बारे में कौन सा ड्रग पूछेंगे? क्या आप एसिटामिनोफेन लेते हैं, आइसोनियाजिन लेते हैं, क्लोरोप्रोमाजिन लेते हैं? ठीक है, उसके बाद क्या आपका बिलियरी सर्जरी पहले हुआ है? क्या आपको ईचिंग है? क्योंकि बाइल एक्सक्रीशन में मेनली ये क्या हो जाता है? ईचिंग कम होता है। देखिए लिखा हुआ है पूरा, डिक्रीज बाइल एक्सक्रीशन। जब बाइल कम एक्सक्रीट होता है ना, मतलब कि बाइल हमारे शरीर में प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इससे क्या होगा? मेनली ईचिंग होगा। ठीक है, एक कोलिक स्टूल। एक कोलिक स्टूल मतलब क्या करने का मतलब है? कोलिक, जहाँ पर भी कोलिक का टर्म हो जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा
गॉल ब्लेडर से रिलेशन हो जाता है। गॉल ब्लेडर क्या करता है, तो हमारा बाइल जूस को स्टोर करता है। मतलब एक कोलिक स्टूल कहने का मतलब ऐसा स्टूल जिसमें बिलीरुबिन एब्सेंस हो। अदर कंडीशन जैसे कि प्रेग्नेंट, इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज, कॉग्निटिव हेल्थ फेवर या सेप्सिस, ये सब के बारे में पूछेंगे। और भी क्या क्या पूछेंगे, क्या आप अभी कहीं जर्नी किए हैं, क्या आप किसी पेशेंट जिसको ऑलरेडी जॉन्डिस है उससे कांटेक्ट में आए हैं, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, क्योंकि रैत के कांटेक्ट में आने पर भी जॉन्डिस के होने की संभावना होती है। प्लेस ऑफ ओरिजिन, जैसे कि वहाँ पर कोई कैरियर तो नहीं था हेपाटाइटिस का। क्या आप कंटामिनेटेड फूड या वाटर से खाए हैं, जैसे कि स्ट्रीट फूड। ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में किसी को हेमोलाइटिक एनीमिया है, कंजेनाइटल हाइपरबिलिरुबिनिया है या हेपाटाइटिस है। ट्रैवल हिस्ट्री पूछेंगे। और उसके बाद फैट इंटॉलरेंस पूछेंगे, खाना खाने पे जो फैट खाते हैं वो इजीली पच जाता है कि नहीं पचता है, इसके बारे में पूछेंगे। क्या पैर में दर्द है, मसल पेन है, रैश है, भूख लगता है कि नहीं लगता है, वेट लॉस है कि नहीं है, पेट दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मेनली कोलिडोकोलिलिथियासिस है ना, इसमें मेनली आपको एब्डोमेन दर्द करता है। ठीक है। फीवर, प्रोराइटिस, ये सब के बारे में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूरिन का कलर के बारे में पूछेंगे। यूरिन का कलर क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारा सीरम का बिलिरुबिन बढ़ता है ना, जो हमारा यूरिन है उसका कलर डार्क होने लगता है। ये होता क्यों है, क्योंकि रीनल जो है वो एक्रीट करने लगता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन। तो पहला क्या हो गया, पहला तो स्क्लेरा देखेंगे येलोइश, दूसरा टंग देखेंगे, तीसरा सेंसिटिव इंडिकेटर क्या है, डार्केनिंग ऑफ यूरिन। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए केस को पहले डील कीजिए। क्या कह रहा है, 57 ईयर ओल्ड मैन है जो मेनली आया है, क्या उसको क्या है, बहुत वीक से मैलेस है। उसने कहा कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा, उसको फैटिग्यू है, वो डिप्रेशन जैसा फील कर रहा है, उसमें एनर्जी कम है, उसका वेट क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वो आपके हॉस्पिटल में लाया गया है क्योंकि उसके स्किन में ईचिंग हो रहा है। उसने मना कर दिया कि उसको फीवर नहीं है, एब्डोमिनल पेन नहीं है, नौसिया नहीं है, वोमिटिंग नहीं है, डायरिया नहीं है। और उसने ये भी कहा कि उसका जो स्टूल है ना वो लाइटर कलर का हो गया है। अल्कोहल वो कभी कभी पीता है, स्मोक में सिगार करता है, पीता है। उसका जो हार्ट रेट है 68 बीट्स पर मिनट नॉर्मल है, ए फेब्राइल है, ब्लड प्रेशर भी ठीक ठाक ही है। और उसके बाद उसका अपीयरेंस कैसा है, तो सही है। लेकिन क्या नोटिस किया गया, उसको स्क्लेरा और स्किन में क्या है, इक्टेरस है। इसका मतलब येलोइश डिस्कलरेशन है। लीवर स्पैन कितना हो गया है, 10 सेंटीमीटर हो गया है। बाकी कोई भी स्प्लेनोमेगाली मतलब स्प्लीन में इन्फ्लामेशन नहीं है। स्किन और बैक में कुछ क्या मिले हैं, एक्सकोरिएशन मिले हैं, लेकिन कोई भी रैशेस और टेलेंजेक्टेसिया नहीं है। तो पेशेंट को क्या हो सकता है, तो सबसे पहले उसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो देखेंगे कि बिलिरुबिन लेवल हाई है कि नहीं है। और उसके बाद उसमें स्क्लेरा, क्योंकि जॉन्डिस का पहला पहचान क्या है, स्क्लेरा का येलो हो जाना। ठीक है। तो पहला साइड क्या हो जाएगा, स्क्लेरा। जो मेनली हल्का भी बिलिरुबिन लेवल बढ़ता है ना, तो येलोइश डिस्कलरेशन का हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये हाई इलास्टिन कंटेंट होता है। मेनली एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 51 माइक्रो मोल पर लीटर, 3 मिलीग्राम पर DL। तो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्लेरा येलोइश हो जाएगा। स्क्लेरा इक्टेरस इज मोर डिफिकल्ट इफ द एग्जामिन रूम आर फ्लोरोसेंट लाइटनिंग। अगर हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसे रूम में जहाँ पर लाइटनिंग कैसा है, फ्लोरोसेंट है, येलो कलर का, तो स्क्लेरा भी येलो हो जाएगा। इसलिए वैसे रूम में जांच करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। सेकेंड साइट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो टंग के नीचे। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। थर्ड स्किन, जब बिलिरुबिन लेवल हाई होगा तो क्या हो जाएंगे, स्किन भी धीरे धीरे येलो हो जाएगा। और ज़्यादा दिन तक अगर हुआ जॉन्डिस तो हमारा स्किन ग्रीन कलर का होने लगता है। क्यों, जो हमारा बिलीवर्डिन है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके
जो बिलीरुबिन है वो ऑक्सीडाइज करके बिलीवर्डिन बन जाता है। ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, तो लीवर को एजेस को पल्पेट करेंगे, देखेंगे कि स्प्लेनोमेगैली है कि नहीं है, एक्सकोरिएशन है कि नहीं है। अब ये एक्सकोरिएशन क्या होता है, एक्सकोरिएशन ऐसा होता है ना जैसे कि स्किन में ऐसा लगता है कि कोई छील दिया है, उस तरह का हो जाएगा। पोर्टर हाइपरटेंशन मिलेंगे। तो चलिए अगर साइंस सिम्टम की बात कर रहे हैं तो पहले हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस देख लेते हैं। इसका मेनली आपको एक एक करके मैं डील करती हूँ, बहुत सारे हैं। सबसे पहला जो था मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्या है, हाइपर बिलीरुबिनेमिया। देखिए हाइपर मतलब ज़्यादा, बिलीरुबिन मिया मतलब ब्लड में बिलीरुबिन का ज़्यादा हो जाना। ठीक है। मेनली आपको पता है जो हमारा बिलीरुबिन है ना वो प्रोड्यूस कैसे होता है, तो आरबीसी के ब्रेक डाउन से। मेनली जो हमारा ये बिलीरुबिन है वो हाईली टॉक्सिक होता है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है 0.2 से 0.3 ग्राम पर डे। और जो हमारे नॉर्मल लेवल होता है हमारे शरीर में वो होता है 0.2 से 1.2 मिलीग्राम पर DL। ठीक है, इतना नॉर्मल होता है। लेकिन अगर इससे अभव हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, 1.2 हाइपर बिलीरुबिनिया कहेंगे। लेकिन जॉन्डिस का कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 2.5 mg पर DL होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसलिए सिर्फ हाइपर बिलीरुबिनिया होना जॉन्डिस होना नहीं कह सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, डिसकलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्क्लेरा का होना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा याद रखिएगा कि जितने भी हाइपर बिलीरुबिनिया पेशेंट हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसमें बिलीरुबिन हाई है उनको जॉन्डिस है। ठीक है, लेकिन जिसको जॉन्डिस है उसमें बिलीरुबिन लेवल हाई होगा ही। ठीक है। इक्टेरस दूसरा क्या कारण है, इक्टेरस पैथोफिजियोलॉजी बता रही हूँ। स्पेशल टर्म है जब हाइपर बिलीरुबिनिया के कारण जब स्क्लेरा येलो हो जाएगा तो उसको कहते हैं इक्टेरस। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, स्क्लेरा हमारा येलो हो जाता है, प्राइमरी साइट है। ठीक है, इसके बाद चौथा कारण क्या हो सकता है पैथोफिजियोलॉजी, कोलीस्टैसिस। इसका मतलब क्या होता है, जो बाइल आउटफ्लो हो रहा है ना वो इम्पेयर हो जाना, सही से बाइल जूस का बाहर नहीं निकलना। आपको पता है जो बिलीरुबिन है ना वो मेनली क्या होता है, ये उसमें 3 चीज़ ज़्यादा बिलीरुबिन में मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, बाइल का कंटेंट। बाइल में 3 चीज़ होते हैं, बिलीरुबिन, बाइल एसिड और कोलेस्ट्रॉल। तो अगर बाइल आउटफ्लो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, अगर इम्पेयर हो जाएगा तो बिलीरुबिन जो बाइल जूस का क्या है एक कंपोनेंट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, कुछ डिजीज़ में क्या होता है ना कि जो बिलीरुबिन है वो कंजुगेट कर लेता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ डिजीज़ में क्या होता है कि बिलीरुबिन कंजुगेट नहीं करता है। आपको पता है लीवर मेनली हम सबसे पहले क्या होता है, बिलीरुबिन हमारा किसके साथ, तो बिलीरुबिन एल्बुमिन के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके बाद वो लीवर में आता है और वो अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से वो लीवर के अंदर आया ही नहीं तो वो तो अनकंजुगेटेड ही रह गया। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, जो वाइल जो है उसका आउटफ्लो सही से हो रहा है। तो क्या ये कोलिएस्टेसिस कहलाएगा, नहीं, ये कोलिएस्टेसिस नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें जो हो रहा है वो हमारा अनकंजुगेटेड जो बिलीरुबिन है वो बढ़ रहा है ब्लड में, कंजुगेटेड नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कोलिएस्टेसिस नहीं कहेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ बिलीरुबिन क्या होता है, तो आपको पता है जो हमारा बिलीरुबिन है वो बनता है हीमोग्लोबिन को
टूथ के हमारा जो आरबीसी होता है ना, उसका नॉर्मल जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का होता है। फिर ये स्प्लीन में जाके मर जाता है और उसके बाद स्प्लीन से ये चला जाता है लीवर में। लीवर में क्या होता है, ये हेम और ग्लोबिन में टूट जाता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन पात है तो ये दोबारा यूज हो जाएगा, लेकिन हेम प्रोटीनस पात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। तो लीवर में क्यों होता है, क्योंकि लीवर में फैगोसाइट प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कफर सेल कहते हैं। आरबीसी डिड नॉट ब्रेक डाउन इन द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में आरबीसी ब्रेक डाउन नहीं होता है क्योंकि उसमें मैक्रोफेज नहीं होते हैं। मैक्रोफेज कहाँ होते हैं, किसी टिश्यू में होते हैं। इसलिए ओल्ड जो आरबीसी होता है वो इंट्रावेस्कुलर ब्रेकडाउन नहीं होता है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर ब्रेकडाउन होता है वेस्कुलर सिस्टम के बाहर। तो फिर आपके दिमाग में एक बात आया होगा, ये मैक्रोफेज मोनोसाइट को ही तो मैक्रोफेज कहते हैं। तो हाँ, 1 से 3 दिन तक मोनोसाइट मेनली ब्लड में रहता है। उसके बाद वो मूव कर जाता है टिश्यू में, और जब ये टिश्यू में मूव कर जाता है तब ये कहलाता है मैक्रोफेज, और उसके बाद वो फैगोसाइटिक कंडीशन करता है। ठीक है, अब ये मैक्रोफेज कैसे कैप्चर करता है आरबीसी को। सबसे पहले आरबीसी ब्रेकडाउन होता है क्या में सबसे पहले आरबीसी का मेम्ब्रेन जो होता है वो ब्रेकडाउन होता है। तब मेम्ब्रेन आपको पता है 2 चीज़ का बना हुआ रहता है, प्रोटीन और लिपिड का। ठीक है, तब प्रोटीन है जो अमाइनो एसिड में टूट जाएगा और जो लिपिड है वो फ्री फैटी एसिड में टूट जाएगा, जो मेनली फिर से यूज कर लिया जाता है। अब बच गया क्या आरबीसी में, तो हेमोग्लोबिन। अब जो हेमो वाला पार्ट है ना, जिसको हेमी हम अलग अलग कर सकते हैं, सॉरी हेमी कह सकते हैं, और ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन प्रोटीनस पार्ट है और हेमी नॉन प्रोटीनस पार्ट है। तो ग्लोबिन क्या हो जाएगा, फिर से रीयूज हो जाएगा। और ये जो हेमी है इसका क्या होगा, तो देखिए हेमी मेनली बना हुआ रहता है प्रोटोपोरफायरिन से प्लस आयरन से। किस तरह से बना हुआ रहता है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है ना पोरफायरिन का, वो होता है पायरोल रिंग। तो इस तरह से 4 पायरोल रिंग होता है। ठीक है, 1 2 3 4, इस तरह से 4 पायरोल रिंग रहता है, और बीच में आयरन फेरस फॉर्म में रहता है, और ये एक दूसरे से अटैच करता है। तो सबसे पहला क्या काम है, जो हेमलाइटिक एंजाइम है वो सबसे पहले आयरन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा हमारा बिलिरुबिन। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बताना चाहती हूँ, इसका कंटिन्यू करने के पहले हेमोग्लोबिन ए में मेनली प्रेजेंट होता है 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ये इसके बारे में अल्फ़ा बीटा ये सब क्या है, तो आप मेरे बायोकेमिस्ट्री के डिग्रेडेशन ऑफ क्या आरबीसी या हेम में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हेमोग्लोबिन एफ 2 अल्फ़ा और 2 क्या है गामा से मिलके बना हुआ है, और जो हमारा हेमोग्लोबिन A2 है 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा से बना हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हमारा जो आयरन ग्रुप निकला था वो क्या करेगा, तो जो हमारा आयरन है वो ज्वाइन कर जाएगा एपोफेरिटीन से, और अपने आप को क्या बना लेगा, फेरिटीन फ्यूज करके बन जाएगा। और ये फेरिटीन क्या होता है, ये मेनली एक दूसरे से जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं, और ये पॉलीमर ऑफ फेरिटीन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं हेमोसिडरीन HEMOSIDERIN। तो आगे बढ़ने से पहले आपको इसका क्लिनिकल वैल्यू भी बता देती हूँ। ठीक है, ये जो हमारा हेमोसिडरीन है इसका भी 2 क्लिनिकल वैल्यू है, या तो ये हो जाएगा हेमो SIDERO
SIS हेमोसिड्रोसिस में जाएगा या हेमोक्रोमैटोसिस में जाएगा। अब ये दोनों का क्या मतलब है? हेमोसिड्रोसिस का स्पेलिंग देख लीजिए अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो HEMOSIDEROSIS। इसमें क्या होता है ना, सब कुछ नॉर्मल रहता है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ हेमोसिड्रिन रहता है हमारे बॉडी में, लेकिन स्टोरेज ऑफ आयरन क्या हो जाता है, मोर देन नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ये अभी भी टिश्यू को डैमेज नहीं किया है। स्टोरेज क्या है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ हेमोसिड्रिन है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्टोरिंग ज़्यादा हो रहा है, तो इसको कहेंगे हेमोसिड्रोसिस। और हेमोक्रोमैटोसिस क्या होगा, जब हेमोसिड्रिन हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा हो जाए, जिसके कारण ये टिश्यू जैसे कि पैनक्रियाज, स्प्लीन, हार्ट, ये सब को डैमेज करना स्टार्ट कर दे, तो इसको हम कहते हैं हेमोक्रोमैटोसिस। ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा हेम ब्रेक डाउन हो गया, मतलब उससे आयरन निकल गया। अब कौन सा पाथ बचा, अब जो बचा वो हुआ बिलिरुबिन। ठीक है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं, जो हेम वाला पाथ था, ये वाला पाथ दो पाथ में टूट गया, आयरन और बिलिरुबिन में। आयरन RU, बिली BILIRUBIN। आयरन क्या हुआ, फेरितीन से मिलके हेमोसिड्रिन बनाया। हेमोसिड्रिन अगर ज़्यादा हो जाए, मतलब थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन टिश्यू को डैमेज ना करे, तो इसको कहते हैं हेमोसिड्रोसिस। लेकिन अगर टिश्यू को डैमेज करने लगे तो हेमोक्रोमैटोसिस। ठीक है। अब आते हैं बिलिरुबिन के बारे में डील करते हैं। बिलिरुबिन है ना, सबसे पहले हेम क्या होगा, टूटेगा आयरन निकलने के बाद बिलिवर्दिन में। किसके द्वारा, तो हेम ऑक्सीजनेज के द्वारा। ठीक है। इसके बाद ये हेम रिडक्टेज के द्वारा बन जाएगा बिलिरुबिन। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बिलिरुबिन मेनली रिलीज कहाँ पे होता है, मैक्रोफेज के द्वारा होता है। कहाँ पर, तो ये कहीं पर भी बन सकता है, स्प्लीन में, लीवर में या बोन मैरो में। डेली कितना बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है, 0.2 से 0.3 ग्राम पर डे। ये जो बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है वो सर्कुलेशन में चला जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और उसके बाद ये ब्लड में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं एल्बुमिन, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के बनाता है बिलिरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जो बिलिरुबिन है ना, बिना कॉम्प्लेक्स बनाए हमारे लीवर में नहीं जा सकता, तो ये कॉम्प्लेक्स बना के हमारा लीवर के अंदर साइनसॉइड में चला जाता है। तो साइनसॉइड में जाने से पहले हमारा एल्बुमिन टूथ के बाहर ही रह जाता है और बिलिरुबिन अंदर आ जाता है। अब बिलिरुबिन लीवर में एक दो इंजाइम होते हैं, एक तो लिगांडीन और एक और इंजाइम होता है जो मेनली इसको वापस जाने से रोकता है। ठीक है। तब इस तरह से बिलिरुबिन हमारे साइनसॉइडल में आ गया। ठीक है। लीवर में आने के बाद ये क्या करता है ना, कि ये चला जाता है हमारे हेपेटोसाइट में। कहाँ चला जाता है, हेपेटोसाइट में। ठीक है। हेपेटोसाइट में जाने के बाद ये मेनली बाइंड कर जाता है एक प्रोटीन से जिसको कहते हैं बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है। जो इसको वापस जाने से रोकता है, अभी बताया ना, लिगांडीन बाई ऐसे करके है। ठीक है। अब ये क्या है, ये जो फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन है ये यूरिया में नहीं जाता है, क्योंकि ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, अभी तक कंजुगेटेड नहीं हुआ। और जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो क्या होता है, मेनली इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, और जो हमारा कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसलिए आप यूरिन होता है ना, उसमें आपको कंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा। तो अब ये क्या करेगा, अब ये पहले कंजुगेशन करेगा। उससे पहले आप जान लीजिए, जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो बाइंड करता है ग्लूकोरेनिक एसिड से। किसके मदद से, ग्लूकोरेनिक
ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से और अपने आप को अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बनाता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई बच्चे में हो गया तो बच्चे में मेनली क्या होता है ना, ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हो जाता है। कंजुगेटेड नहीं, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है। और इस टर्म को हम क्या कहते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं कर्निक टेरस। ठीक है, ये क्या कहते हैं, कर्निक टेरस। जब हाई हो जाए बिलिरुबिन और चले जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो ब्लड में हाई हो गया, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ब्लड बाइंडिंग प्रोटीन का शॉर्टेज हो जाएगा, जिसके कारण ये और भी बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो एडवांस स्टेज में हमें करना पड़ता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन अगर नॉर्मल है तो हम फोटोथेरेपी करते हैं। फोटोथेरेपी स्पेलिंग PHOTO, फोटोथेरेपी। अब ये क्या होता है, तो इसमें क्या किया जाता है ना कि स्पेशल ब्लू लाइट में मेनली बेबी को रखा जाता है, ये जिसके कारण क्या होता है, जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो फोटो आइसोमर हो जाता है और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ गए। मतलब कि जैसे कि लीवर के द्वारा मेनली अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बनता है ना, लेकिन फोटोथेरेपी के द्वारा ये डायरेक्ट फोटो आइसोमर हो जाता है, लीवर को कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तीसरा हम क्या करते हैं, प्रोटोफॉर्फरिन देते हैं। कौन सा क्या करते हैं, 3 प्रोटोफॉर्फरिन देते हैं। अब ये क्या है, ये सिंथेटिक मेटेलोप्रोटोफॉर्फरिन है जो पावरफुल इनहिबिटर होता है हेम ऑक्सीजनेज का। हेम ऑक्सीजनेज का क्या काम था, क्या था, हेम से बिलिरुबिन में बदलना। ठीक है, बिलिवर्दिन में बदलना, तो ये उसको इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, मैक्रोफेज अनेबल टू प्रोड्यूस हेम। अब मैक्रोफेज क्या करेगा, हेम से बिलिवर्दिन नहीं बना पाएगा, जिसके कारण अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कम हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, इस तरह से हम कर देते हैं। इसका मतलब कि क्या होता है, कभी कभी हेपेटिक अपटेक कम हो जाता है। क्या कोई ड्रग, तो क्या ड्रग हेपेटिक अपटेक को रिड्यूस कर सकता है? हाँ, कुछ ड्रग है जो मेनली बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन को डिस्प्लेस कर देते हैं, और किससे, तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन से। क्यों, क्योंकि कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, वो खुद जुड़ना चाहते हैं, इसलिए वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को हटा के खुद उस प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं। उसमें कौन कौन सा है, सल्फोनामाइड, जिसके कारण मेनली यूज होता है नियोनेटल मेनिंजाइटिस में, पेनिसिलिन डेरिवेटिव और फुरोसामाइड। क्या कुछ ड्रग इंटरफेयर करता है मेनली अपटेक फ्रॉम साइनोसॉइडल इनटू द स्पेस ऑफ दिस, मतलब साइनोसॉइड से स्पेस ऑफ दिस में जाने में? तो हाँ, रिफामेसिन जो मेनली क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस में दिया जाता है, ये रिसेप्टर से बाइंड करके और इसको स्पेस ऑफ डीसी में नहीं जाने देता है। बस स्पेस ऑफ डीसी क्या होता है, तो लीवर के हिस्टोलॉजी में बता दिए थे, फिर भी बताती हूँ। ये लीवर का क्या है, मान लीजिए कि हमारा लोब्यूल्स है, बीच में सेंट्रल वेन होता है, यहाँ पर ट्रायाड होता है, ये हमारा साइनोसॉइड है, इसके चारों तरफ क्या होता है, हेपेटोसाइट होता है, और ये जो स्पेस है बीच में, यही स्पेस ऑफ डीसी कहलाता है। इसी के थ्रू मेनली एक्सचेंज होता है। ठीक है, और ये स्पेस ऑफ डीसी में ही मेनली ये ITO सेल प्रेजेंट होते हैं, जो मेनली चिरहोसिस का कारण बनते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन था वो इंटर करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज।
एक चीज़ याद रखिएगा, ये बिलिरुबिन है ना, वो बोधिस के बाहर नहीं जा सकता जब तक कि ये कंजुगेटेड ना हो जाए और वाटर सॉल्यूबल ना हो जाए। तो इसलिए कंजुगेटेड करने के लिए पहले क्या करेगा, मेनली जुड़ेगा किससे, तो ग्लूकोनिक एसिड से। किस एंजाइम की मदद से, तो ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज की मदद से। ठीक है, तो ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूक्रोनिक एसिड प्लस बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या बन जाएगा, बन जाएगा कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन का अगर कोई सिंपल डिफिनेशन पूछे तो आराम से बता सकते हैं। अब ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये हाईली पोलर होता है, ये अब लिपिड मेम्ब्रेन से पार नहीं कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इजीली ट्रैप हो जाएगा किसमें, तो कैनालिकुली में। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, बिलियरी कैनालिकुलस सिस्टम में चला जाता है। अब ये स्टार्टिंग में चलिए अभी तक थ्योरी तक मैं बता रही थी, अब पिक्चर से बताती हूँ तो ज़्यादा ईजी होगा। जैसे कि देखिए क्या होता है, जो सेनिसेंट रेड सेल होता है ना, उसमें ही ज़्यादा हेमोप्रोटीन होता है। सबसे पहले ये हेम प्रोटीन टूटता है बिलिरुबिन में, जो मेनली मैक्रोफेज में होता है। मैक्रोफेज में कहाँ था, रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम में। ये या तो स्प्लीन में हो सकता है, लीवर में हो सकता है। ये मैक्रोफेज से फिर वो आ जाता है कहाँ पे, लीवर में। तो लीवर में कैसे आएगा, तो ये लीवर में मेनली आता है, मेनली ये जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है ना, उसके साथ कंजुगेट करके वो हमारे लीवर के साइनोसॉइड में आ जाएगा। अभी तक लीवर में आया है तो वो अनकंजुगेटेड है। अब उसको कंजुगेटेड होने के लिए ग्लूकोरोनिक एसिड से क्या होगा, वो फ्यूज करेगा और बन जाएगा कंजुगेटेड। कंजुगेटेड बनने के बाद अब क्या हुआ है, पांचवा स्टेप क्या है, ये आ गया कहाँ पर, अब कंजुगेटेड बिलिरुबिन बाइल के थ्रू आ जाता है इंटेस्टाइन में। बिलियरी सिस्टम स्टार्टिंग में ही बताया था। इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होता है, ये जो ग्लूकोरोनिक एसिड है वो बैक्टीरिया के द्वारा रिमूव हो जाता है और जो हमारा बिलिरुबिन है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिनोजेन में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसमें से कुछ जो यूरोबिलिरुबिनोजेन है वो फिर से गट के द्वारा ऑब्जर्व हो जाता है और पोर्टर ब्लड में चला जाता है। उसके बाद बाकी क्या होगा, तो यूरोबिलिनोसाइकिल से वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा मेनली किडनी में और यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। यूरिन यूरोबिलिन के फॉर्म में वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, किस कलर में, येलो कलर में। और जो हमारा क्या है, ये जो गट में रह जाता है वो कैसे आएगा, तो वो फिकल के द्वारा या स्टूल जो कहते हैं उसके थ्रू आता है। तो किस फॉर्म में आता है, तो आता है मेनली एस्टेरोकोबिलिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, एस्टेरोकोबिलिन। तो याद रखिएगा, यू से यूरोबिलिन, यू से यूरिया होता है, यूरिया से यूरोबिलिन निकलता है किस कलर में, तो येलो कलर में। ठीक है, और एस से स्टूल होता है और एस से एस्टरकोबिलिन, ये किस कलर में आता है, तो ब्राउन कलर में। लेकिन जब ये ऑक्सीजन से जब ओपन में आता है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या, एस्टरकोबिलिन बन जाता है। ये कैसा होता है, डार्क इन कलर होता है। इसलिए जो भी जिसको भी मेनली क्या होता है, जॉन्डिस होता है, उसका जो स्टूल होगा वो कैसा हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा। लेकिन कभी कभी किसी में आप देखिएगा ना कि बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ रहता है, मतलब हाइपर बिलिरुबिनिया होता है, लेकिन उसका यूरिन येलो नहीं होता है, मतलब उसकी यूरिन में बिलिरुबिन नहीं मिलता है। तो इसको हम कौन सा क्लिनिकली कहेंगे, उसको कोलीस्टैसिस है, ना कि जॉन्डिस। इसमें क्या हो गया है, जो ऑथ फ्लो है वो क्या हो गया है, बंद हो, उसमें इम्पेयरमेंट हो गया है, इसके कारण हुआ है, ना कि ये किसका, तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन के बढ़ने के कारण। चलिए वापस आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। इसमें क्या क्या पढ़े थे कि पल्पेट करेंगे लीवर एज को, स्प्लेनोमेगैली, स्प्लीन फुला हुआ है कि नहीं, स्कोरिएशन है कि नहीं, ये देखेंगे।
पोर्टल हाइपरटेंशन के साइन देखेंगे। जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन में मेनली क्या हो जाता है, स्पाइरल जैसा हमारा जो ब्लड वेसल्स पेट में दिखेंगे, ये सब मेनली दिखेगा। ठीक है। हेपेटिक फंक्शन का डिक्रीज हो जाना, विर्चो नोड दिखना। कौन सा नोड, पिक्चर देखिए आपको समझ में आएगा कि कौन सा नोड, विर्चो नोड। ये क्या है, लेफ्ट साइडेड सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड है। ये मेनली किसको करता है, तो एब्डोमिनल कैविटी को जो लिम्फ सप्लाई करता है उसमें क्या हो जाता है, विर्चो लिम्फ नोड। विर्चो नोड में दिखेगा। अब ये विर्चो नोड होता क्या है, तो लेफ्ट साइडेड सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड देखने को आपको मिलेगा। तो पिक्चर देखना चाहेंगे, रुकिए पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए यही है आपका विर्चो नोड। ये मेनली एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी को दिखाता है। कहाँ पर है, देखिए लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड के पास। ठीक है। अब दूसरा क्या साइन है, दूसरा साइन है सिस्टर मेरी जोहसन नोडुल। अब ये क्या है, ये पल्पेबल नोडुल है जो मेनली अम्बिलिकस पे होता है ड्यू टू मेटास्टेसिस, जो मेनली लिवर डिजीज में आपको देखने को मिलेगा। पिक्चर देख लेते हैं। देखिए यही है हमारा सिस्टर मेरी नोडुल्स। ठीक है। और कौन कौन से साइन देखने को मिलेगा, मुर्फे साइन। मुर्फे साइन में क्या होता है, तो ये भी पिक्चर के थ्रू देखते हैं। इसमें मेनली मुर्फे साइन अगर पॉजिटिव रहेगा तो एक्यूट कोलिसिस्टेसिस रहेंगे। इसमें हम चेक कैसे करते हैं, तो मेनली जो कोस्टल मार्जिन है ना उसके नीचे हैंड रखते हैं और किसके मेनली मिड क्लेविकुलर लाइन, ये जो निपल है उसके सामने, और क्या कहेंगे पेशेंट को डीप ब्रेथ लीजिए। जब वो इंस्पायरेशन करेगा ना, सांस अंदर लेगा ना, तो उसको पेन फील होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव मुर्फे साइन। ठीक है, जो मेनली लीवर डिजीज में देखने को मिलता है। और क्या, तो लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ में बीमारियां, हाइपर पिगमेंटेशन, होमोक्रोमेटोसिस, अभी बताया था, आयरन का ओवरलोड। चलिए पिक्चर्स के थ्रू इसको भी देख लेते हैं, इसको क्यों रहने देंगे। देखिए यही है आयरन ओवरलोड, ज़्यादा ही आयरन डिपॉजिट हो जाता है हमारे लीवर के अंदर। इसके बाद क्या है, जेंथोमाता। इसका मतलब क्या होता है, हमारे स्किन के अंदर ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है जो इजीली सीन हो जाता है। ये मेनली प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में देखने को मिलेगा। पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर देखने से ज़्यादा याद होता है। देखिए ये हमारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है ना, इसी को कहते हैं जेंथोमाता। ठीक है। अब एक लास्ट है विल्सन डिजीज में मेनली आपको केसर फीचर रिंग दिखाई देगा। अब ये केसर फीचर रिंग है क्या, तो कॉर्निया में आपको जब आपको हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी में जाके कॉर्निया का पढ़िएगा डिजीज, तो उसमें देखिएगा एक डिजीज का नाम है, जिसका नाम है विल्सन डिजीज, जिसके कारण केसर फीचर रिंग होता है। तो जैसे कि कॉर्निया में 5 मेम्ब्रेन होते हैं, जो डेसिमेंट मेम्ब्रेन होते हैं ना, ABCD, डी वाला डेसेंट मेम्ब्रेन होता है ना, ये निमोनिक से याद करने का। वहाँ पर मेनली क्या होता है, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। तो इसका आप पिक्चर देखना चाहिएगा। चलिए पिक्चर दिखाते हैं। देखिए ये है हमारा, देखिए ये जो है ना डिपॉजिट, यही हमारा कॉपर डिपॉजिट हुआ है जो मेनली विल्सन डिजीज में देखने को मिलता है। और ये सब आप फिजिकल एग्जामिनेशन में मेनली नोटिस कीजिएगा। अदर फाइंडिंग क्या हो गया, तो वही जैसे कि पेशेंट का वेट लूज हुआ है तो इसका न्यूट्रिशन स्टेटस देखना पड़ेगा, और कितना मसल वेस्टिंग हुआ है ये देखना पड़ेगा, कोई स्क्रैच मार्क पूरा या फीतर हेपेटिकस। ये मेनली क्या है, तो ये क्या है, स्वीटिश स्लाइटली फिकल स्मेल ऑफ द ब्रीथ है। मतलब कि जब हम ये एक्सपायरेशन करेंगे तो गंदा स्मेल आएगा। ऐसा क्यों होता है, मेनली एक मिथाइल मार्केप्टन होता है जो मेनली जो हमारा जीआई ट्रैक में स्टूल है उसके थ्रू नहीं निकल पाता है। तो ये कहाँ से निकलेगा, लंग के थ्रू निकलेगा। तो इसलिए इसका स्मेल लंग से आता है। ठीक है। उसके बाद क्या देखिएगा, तो मेनली देखिएगा आप स्पाइडल नेवी, ये लीवर डिजीज में मेनली आपको दिखने के लिए मिलेगा। ये स्पाइडर की तरह होता है और इस तरह से ये बना होता है। देखिए ये बीच में है, ये इस तरह से स्पाइडर की तरह बना हुआ, इसको स्पाइडर नवी कहते हैं। मेनली ये लीवर डिजीज में देखने को मिलता है। फिर क्या है, पार्मा इराइथेमा, जो हमारा पार्म है ना
वो लाल हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं पिक्चर। पिक्चर देखने से ज़्यादा याद होता है, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया, मेल में क्या होते हैं, फीमेल ये सेकेंडरी करैक्टर आने लगते हैं, जैसे ब्रेस्ट का आना, आवाज़ का हल्का होना, ठीक है। कैप्यूट कैप्यूट मेदुसा, ये कैप्यूट मेदुसा क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक वेन जो होता है ना वो मेनली फूल जाता है। देखिए इस तरह से ये दिखता है। तो ये सब मेनली आपको लिवर डिजीज में देखने को मिलेगा। पैरोटिड इनलार्जमेंट या टेस्टिकुलर एट्रोफी, ये कब होता है, एडवांस अल्कोहलिक सिरोसिस में। मेनली जैसे कि राइट हेमिस्फीयर में आपको क्या मिलेगा, हमारा जो जुगुलर वेन होता है जेबीपी, वो डिस्टेंटेड मतलब कि ऐसे फूले हुए दिखेंगे, ठीक है। राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन भी देखने को मिलेगा। पीडल इदीमा, नेल क्लबिंग, वाइट नेल, ट्रिमल और फ्लैप दिखेगा। केफ रिंग अभी बताया। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमारा जो लीवर और स्प्लीन है उसका साइज बढ़ा हुआ रहता है। जो लेफ्ट लोब है वो इनलार्ज होता है। इनलार्ज जो नोडुलर लीवर होता है वो मेलिग्नेंसी के कारण होता है, जैसे कि हेपेटोमेगाली टेंडर, जो हमारा ये है ना लीवर, उसमें इन्फ्लामेशन होगा, वो दर्द करेगा। मेनली किसके कारण, अल्कोहल, वायरल पैरासाइट, एमेलॉयड, हेपाटिस कंजेशन के कारण। गॉल ब्लैडर पल्पेबर दिखेगा। और कौन सा लॉ इसमें फॉलो होता है, कोवोशियल लॉ। जो कोवोशियल लॉ, इसमें क्या होता है ना, हमारा गॉल ब्लैडर फूल जाता है और मेनली पेनलेस जॉन्डिस इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। मेनली स्काइट्स विद जॉन्डिस, पेट फूल जाएगा, पानी भर जाएगा पेट में और उसके साथ जॉन्डिस, तो ये चिरहोसिस का कारण हो सकता है। एब्डोमिनल वेन में डिस्टेंशन अभी दिखाए, ठीक है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कौन कौन सा हो सकता है, तो नोट पहले याद रखिए, जॉन्डिस में येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होता है जो पूरे शरीर में यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इफ़ स्किन ओनली, अगर सिर्फ स्किन के मामले में कहते हैं तो कैरोटिनोडर्मा, ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। कौन, कैरोटिनोडर्मा। इसमें क्या होता है, कैरोटिनोडर्मा, जैसा कि हमने देखा जॉन्डिस में पूरे शरीर में क्या होता है, यूनिफॉर्मली येलो कलर होता है, लेकिन कैरोटिनोडर्मा में सिर्फ कुछ ही भाग में होता है, जैसे कि पाल्म, सोल, फॉरहेड, नेजोलेबियल फोल्ड, ये सब में मेनली येलो कलर आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि जॉन्डिस में हमारा स्क्लेरा भी येलो हो जाता है, लेकिन इसमें कैरोटिनोडर्मा में येलो नहीं होगा। ये मेनली हेल्दी इंडिविजुअल में देखने को मिलता है। वैसे लोग जो ज़्यादा मात्रा में सब्जी खाते हैं और फ्रूट खाते हैं जिसमें मेनली कैरोटीन मिला हुआ है, जैसे कि बीटा कैरोटीन मेनली, जैसे कि कैरट, लीफी वेजिटेबल, स्क्वैश, पीचेज, ऑरेंज, ठीक है। तो इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो स्क्लेरा में येलोइश कलर नहीं होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस सेकंड क्या है, द यूज ऑफ ड्रग। कौन सा ड्रग, क्यूनाक्रीन। जो क्यूनाक्रीन यूज करते हैं ना उनको भी येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन देखने को मिलता है। नहीं तो एक्सेसिव एक्सपोजर टू फिनॉल, जो बहुत फिनॉल लेते हैं उनका भी कलर स्किन का कलर येलो होने को देखता है। दूसरा क्या हो गया, डार्कनिंग ऑफ द यूरिन, ये अदर सेंसिटिव इंडिकेटर होता है। इसमें क्या होता है, सीरम में जो बिलिरुबिन होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ये मेनली ड्यू टू रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन। यूरिन के थ्रू क्या निकलता है, तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन निकलता है जो डार्क कलर का मेनली होता है, टी या कोलर कलर का, ठीक है। बिलिरुबिनेरिया indicate the elevation of direct serum bilirubin fraction, therefore presence of liver disease। अब ये जो सीरम बिलिरुबिन लेवल है ये कब इंक्रीज करता है, पहला जब इम्बैलेंस एग्जिस्ट होता है, कब, जितना बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है और जितना बाहर निकल रहा है इन दोनों में बैलेंस में गड़बड़ होता है तब, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें समझना पड़ेगा बिलिरुबिन प्रोडक्शन और बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। तो इसके कॉजेज़ को हम डील करते हैं। कॉजेज़ में मेनली क्या हो सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन का, या तो बिलिरुबिन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है या मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। मेटाबॉलिज्म कम कैसे होगा, तो अपटेक सही से नहीं होगा, कंजुगेशन सही से नहीं होगा और एक्सक्रीशन सही से नहीं होगा।
आपको पता है, पहले अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिए थे कि हमारा बिलिरुबिन क्या का बना होता है, टेट्रापायरोल पिगमेंट का बना होता है। इसमें अल्फा बीटा सिगमेंट देखने को मिलता है और ये जुड़े हुए होते हैं ये फेरस आयरन से। ठीक है, बिलिरुबिन, इसके बारे में मेनली पढ़ें तो ये एक टेट्रापायरोल पिगमेंट है जो मेनली हेम के ब्रेकडाउन से बनता है। हेम का नाम मैंने क्या बताया था, फेरोपोर्टोपोर्फिरिन 9। ये मेनली 70 से 80% प्रोड्यूस होता है और एक दिन में वो जो बताए थे 0.2 से 0.3 और ये कितना, तो 250 से 300 mg ऑफ बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है। कितना, 250 से ये 300 mg ऑफ बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है प्रत्येक डे, जो मेनली बाद में ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन होता कहाँ है, तो इरिथ्मोइड सेल इन द बोन मैरो। ठीक है, इसका टर्नओवर मेनली हम मायोग्लोबिन या साइटोक्रोम में भी देखते हैं जो हमारे टिश्यू के अंदर पाया जाता है। बिलिरुबिन का अगर जो हमारा बिलिरुबिन प्रोडक्शन है उसको हम देखें तो मेनली वो होगा रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल ऑफ द स्प्लीन और लीवर में। चलिए पढ़ाते हैं फिर से एक बार इसका मेटाबॉलिज्म। आप सोच रहे होंगे बार बार क्यों, क्योंकि इसका क्लिनिकल अभी पढ़ाने जा रही हूँ तो एक बार रिवीजन तो बनता है। सबसे पहले बिलिरुबिन होता क्या है, तो देखिए ये जो है पायरोल रिंग है, 4 पायरोल रिंग जब आयरन से मिलता है तो इसी को हम कहते हैं बिलिरुबिन। जो हमारा हेम है ना वो होता है फेरोपोर्टोपोर्फिरिन 9। ठीक है, ये मेनली बनता है, जो हमारा बिलिरुबिन बनता है कैसे, तो हेम के ब्रेकडाउन से। तो जो 80 से 85% है ना वो मेनली बिलिरुबिन बनता है ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन से। लेकिन जो बाकी है वो मेनली जब बोन मैरो में इरिथ्मोइड सेल बन रहा था तो वो पूरी तरह नहीं बन पाया था। प्री मैच्योर डिस्ट्रॉय ऑफ इरिथ्मोइड सेल से होता है। ठीक है, तो चलिए जो हमारा हेम आया वो कहाँ कहाँ से आया, हेमोग्लोबिन से, मायोग्लोबिन से और साइटोक्रोम से। ठीक है, तो इसमें जो पहला रिएक्शन होता है ना वो होता है मेनली को आप देख भी रहे हैं, पहला रिएक्शन क्या हो रहा है, हेम ऑक्सीजनेज, जो मेनली क्लीव कर रहा है अल्फा ब्रिज और पोर्फिरिन ग्रुप और ओपन कर देता है इसके चेन को। ठीक है, मतलब अब क्या करेगा पोर्फिरिन ग्रुप, ये हेम ऑक्सीजनेज अल्फा ग्रुप को मेनली क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये जो सर्किल में रिंग है ये स्ट्रेट रिंग बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई पूछेगा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, तो हेम प्लस हेम ऑक्सीजनेज। ये हेम ऑक्सीजनेज आया कहाँ से, तो ये माइक्रोजोमल एंजाइम है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन करता है और क्लीवेज करता है अल्फा ब्रिज को, जिसके कारण जो रिंग था वो चेंज हो जाता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं बिलिवर्दिन। बिलिवर्दिन के साथ साथ हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन भी निकलता है। मतलब यहाँ पर देखिए ये निकल ही रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन भी निकल रहा है बिलिवर्दिन के साथ। अभी बिलिवर्दिन का कलर कैसा होता है, तो ग्रीन कलर का होता है। अगर कोई पूछे सेकेंड रिएक्शन क्या है, तो बिलिरुबिन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ये रिडक्शन करके क्या करेगा, जो हमारा सेंट्रल मिथाइल ब्रिज है ना उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा बिलिरुबिन में। मतलब कि अब जो हमारा रिएक्शन हो रहा है बिलिवर्दिन का बिलिरुबिन में बदलना। ये जो बिलिरुबिन इसमें कौन सा एंजाइम लगता है, बिलिवर्दिन रिडक्टेज। ये मेनली जो बिलिवर्दिन रिडक्टेज है ये साइटोसोलिक एंजाइम है, मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और ये रिड्यूस करता है सेंट्रल मिथेलिन ब्रिज को और इसको कन्वर्ट कर देता है बिलिरुबिन में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए ये जो मिथिलीन ग्रुप है बीच वाला, ये वाला ये स्ट्रेट हो जाता है और इसको ही क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब बिलिरुबिन को क्या करना पड़ेगा, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसको पहले क्या करना, ये सॉल्यूबल मेनली ये रिवर्सिबल होता है, फिर से वो बन जाएगा।
तो इसलिए इसको पहले हम बिलिरुबिन को एल्बुमिन से बाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो बाइंड करने के बाद ये क्या होता है, हमारे हेपेटोसाइट में इंटर करता है, मतलब कि अभी तक ये अनकंजुगेटेड है। हमारा लीवर में एंट्री करने से पहले जो हमारा बिलिरुबिन होता है वो अनकंजुगेटेड होता है। वहाँ पर जब जाता है लीवर के अंदर साइनोसॉइड में, तो वहाँ पर कुछ प्रोटीन होते हैं जो इसको बाहर वापस जाने से रोकते हैं, जैसे लिगांडीन ये सब। और उसके बाद ये रिएक्ट करता है ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज फैमिली से। अब ये क्या करेगा, ये मेनली करेगा ये जो अनकंजुगेटेड है उसको कंजुगेटेड बना देगा, क्योंकि जो ये बिलिरुबिन है ना, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और इसको बाहर निकलना भी ज़रूरी है, तो इसको वाटर सॉल्युबल करना पड़ेगा। तो जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम से ग्लूकुरोनिक एसिड को हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बिलिरुबिन प्रोडक्शन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन टाइटली बॉन्ड होता है एल्बुमिन से। उसके बाद ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। अब बिलिरुबिन मस्ट भी सॉल्युबलाइज, पहले तो है ये सॉल्युबल नहीं था, अब इसको सॉल्युबल बनाना है, तो इसको कहाँ भेजना पड़ेगा, लीवर के अंदर भेजना पड़ेगा। सॉल्युबलाइजेशन का क्या मतलब है, ये रिवर्सिबल हो जाए, नॉन कोवैलेंट बाइंडिंग हो बन जाए किसके बीच, तो बिलिरुबिन और एल्बुमिन के साथ। क्योंकि ये जब एल्बुमिन के साथ ये लीवर में जाता है ना, तो सिर्फ बिलिरुबिन ही अंदर जाता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ही अंदर जाता है, एल्बुमिन फिर से ब्लड में वापस चल जाता है। ठीक है, जो एल्बुमिन है वो हेपेटोसाइट में नहीं जाता, वो फिर से वापस चला जाता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर बन गया हमारा कंजुगेटेड बिलिरुबिन। अब ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये कैसा है, रिवर्सिबल है, नॉन कोवैलेंट है। ठीक है, और एक होता है डेल्टा बिलिरुबिन, वो इरिवर्सिबल होता है और कोवैलेंट होता है। लेकिन हमें मेनली पढ़ना है कौन सा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन के बारे में, जो मेनली क्या होता है, मेनली वो सॉल्युबल बन जाता है और बाहर निकल जाता है। तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या है, रिवर्सिबल और नॉन कोवैलेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब फिर से ये बता रहा है कि जो हेपेटोसाइट में क्या होता है, तो जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो जब साइटोसोल में आता है साइनोसॉइड के, तो वो क्या करता है, ग्लूथेनॉल एज ट्रांसफरेज फैमिली से मिलता है और फिर वो अपने आप को कंजुगेट करता है। जब कंजुगेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, तो मेनली जो बिलिरुबिन मोनोग्लूकोरोनिक या डाइग्लूकोरोनिक है वो सॉल्युबल हो जाता है। ये तो पहले ही बता दिया था किस एंजाइम की मदद से। तो ये जो कंजुगेशन होता है वो होता है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम से, यूडीपी जीपी एंजाइम से ये क्या होता है, अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड हो जाता है। अब ये सॉल्युबल कहाँ चला जाएगा, तो ये कैनालिकुलर मेम्ब्रेन में चला जाएगा, डक्ट्यूल्स में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जाता कैसे है, तो ये एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म है। इसमें मेनली हमारा MRP2 यूज होता है। ये कहाँ से, तो कैनालिकुलर मेम्ब्रेन से मेनली बाइल डक्ट में जाने में। ठीक है, अब एक बार जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो बन गया, फिर डक्ट्यूल के थ्रू ये आ जाता है हेपेटिक डक्ट में। हेपेटिक डक्ट मिल के बन जाता है, ये राइट हेपेटिक डक्ट, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों मिल के बना देता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब हेपेटिक डक्ट और इधर है हमारा गॉल ब्लैडर, जिसमें जो हमारा बिलिरुबिन या बाइल जूस है वो स्टोर रहता है वो। और इसमें जो डक्ट होता है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या बनता है, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट क्या आता है, होता है पेनक्रियाज के थ्रू। ये कहाँ जाता है, एम्पुला ओवेटर में जाता है और अपना सेक्रिएशन डिओड्रम में रिलीज करता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब एक बार कंजुगेटेड बिलिरुबिन एक्सक्रीट हो गया कहाँ पे, डिओड्रम में, तो ये पास अनचेंज थ्रू प्रॉक्सिमल स्मॉल बॉल। कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज नॉट टेकन बाय द इंटेस्टाइनल मुकोसा। जैसा ये है कंजुगेटेड बिलिरुबिन वैसा ही ये चला जाएगा
आगे, क्योंकि यह स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा इसको नहीं ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा डिजिटल इलियम और कोलोन में। यहाँ पर ये फिर से हाइड्रोलाइज हो जाएगा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में। कैसे, तो जो डिजिटल मतलब कि इलियम और कोलोन में जो एंजाइम बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया बीटा ग्लूकोरिनोडेज, ये मेनली कंजुगेटेड बिलिरुबिन को फिर से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बना देता है। आपको पता है जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो क्या है, रिवर्सिबल है। तो किसके एंजाइम से रिवर्सिबल हो सकता है, वो सब बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है हमारा कोलोन और रेक्टम में। यहाँ से ये फिर से बन जाएगा क्या, तो ये बन जाएगा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, जो मेनली कलरलेस होता है और इसका एक नाम दिया गया है, जिसको नाम दिया गया है हमारा यूरोबिलिनोजेन। अब ये यूरोबिलिनोजेन का 80 से 90% क्या होता है, फिकल के थ्रू निकल। देखिए यही सारे प्रोसेस हो रहा था। सबसे पहले रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल में आरबीसी हेम में टूटता है, हेम में से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनता है। ब्लड स्ट्रीम में आता है, वो एल्बुमिन से जुड़ता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, और उसके बाद लीवर में जाता है, ये एंजाइम की मदद से ये कंजुगेटेड बनता है। ठीक है, अनकंजुगेटेड को इनडायरेक्ट कहते हैं और कंजुगेटेड को डायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। अब ये गट में आ जाता है और फिर से अनकंजुगेटेड बन जाता है और बनता है यूरोबिलिनोजेन, जो मेनली कलरलेस होता है। अब 80% ये चला जाएगा कहाँ पर, फिकल के रूप में ये बाहर निकल जाएगा अस्टार्कोबिलिन बन के। 2% ये यूरिन से निकलता है यूरोबिलिन बन के, और 18% फिर से इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में वापस चला जाता है। तो अस्टार्कोबिलिन का कैसा कलर होगा, तो इसका कलर होगा ब्राउन, क्योंकि हमारा पोती ब्राउन होता है। और यूरोबिलिन का कैसा कलर होगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं यूरिया, और फिकल को हम स्टूल कहते हैं तो एस ऐसे याद कर सकते हैं। और यूरिन हमेशा पीला कलर का होता है। तो इस तरह से बिलिरुबिन का डिक्रिएशन हम इजली पढ़। चलिए अब देखते हैं कैसे हम यूरिन बिलिरुबिन को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, डायरेक्ट बिलिरुबिन को हम कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। अगर इसका जब हम मेजरमेंट करने की बात कर रहे हैं तो हम एक रिएक्शन को देखते हैं जिसका नाम है वैन डी वर्ग रिएक्शन। ये वैन डी वर्ग रिएक्शन क्या है, अगर कोई पूछे तो हम यूरिन में लेवल ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन या अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बिलिरुबिन लेवल को देखते हैं किसके द्वारा, वैन डे वर्ग रिएक्शन के द्वारा। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले बिलिरुबिन को एक्सपोज किया जाता है डियाजोथियाजाइड सल्फानिलिक एसिड के साथ। तो ये टूट जाता है 2 स्टेबल डायपायराइल मीथेन एजोपिगमेंट में, जो मेनली ऑब्जर्व होता है 540 नैनोमीटर वेवलेंथ में। और इसके कारण क्या होता है, फोटोमेट्रिक एनालिसिस होता है। जो हमारा डायरेक्ट फ्रैक्शन हो रहा है ना, वो रिएक्ट कर जाता है डियाजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड के साथ इन द एब्सेंस ऑफ एसिलरेटर सब्सटेंस, जिसको अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट फ्रैक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन मिल जाएगा। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल कैसे जानेंगे, तो देखिए जब ये जो रिएक्शन है जो डायरेक्ट वाला था वो एब्सेंस ऑफ अल्कोहल हुआ, और जो टोटल सीरम बिलिरुबिन है वो मेनली रिएक्ट करता है आफ्टर द एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो जान लीजिए जितना मेरा कंजुगेटेड बिलिरुबिन हुआ उसमें अगर टोटल को घटा देंगे तो अनकंजुगेटेड निकल जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वैन डी वर्ग मेथड से जो नॉर्मल सेलर बिलिरुबिन कंसंट्रेशन होता है ना, मेनली 17 माइक्रोमोल पर लीटर या लेस देन 1 mg पर DL होता है। लेकिन 30% में क्या होता है, टोटल डायरेक्ट रिएक्टिंग बिलिरुबिन कितना होता है, तो 0.3 mg पर DL। और टोटल जो हमारा सीरम बिलिरुबिन कंसंट्रेशन है वो होता है 0.2 से 0.9 mg पर DL। अगर अनकंजुगेटेड निकालना रहेगा तो घटा देंगे टोटल से डायरेक्ट या कंजुगेटेड बिलिरुबिन को, सिंपल सा है। नए नए मेथड भी आए हैं, जैसे कि गिलबर्ट सिंड्रोम पेशेंट में क्या देखते हैं हम, UDPGT जो एंजाइम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है,
हेपेटोबिलियरी डिजीज़ के पेशेंट में हम क्या देखते हैं, जो टोटल सीरम बिलिरुबिन कंसंट्रेशन है ना, वो मेनली ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होता है। ठीक है, इम्प्लीकेशन में क्या देखेंगे कि जिसमें डाइजो पॉजिटिव कंपाउंड है वो मेनली क्या होता है, हेपेटोबिलियरी डिजीज होता है। अगर जिसको हेपेटोबिलियरी डिजीज जिसको जॉन्डिस है उसमें ग्लूकोरोनाइड ज़्यादा देखने को मिलता है डाई से। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, एक हो जाएगा फोर्स मेजरमेंट। फोर्स मेजरमेंट में क्या होता है कि जैसे कि हम तो देख लिए कि कैसे कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड निकाल सकते हैं। पहले कंजुगेटेड देख लेते हैं बिना डाइजो वाला में अल्कोहल डाले हुए, उसके बाद टोटल से उसको घटा देंगे। लेकिन इसमें भी क्या होता है, फॉल्स मेजरमेंट होता है। अब ये फॉल्स मेजरमेंट कहने का मतलब है कि देखिए किसी पेशेंट को बहुत दिन से कोलिएस्टेटिस है, बिलिरुबिन बाहर सही से नहीं जा रहा है, तो वो बाद में चेंज हो जाता है डेल्टा बिलिरुबिन। अभी बताए थे डेल्टा बिलिरुबिन का मतलब क्या होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है। मेनली जो हमारा बॉन्डिंग होता है किसके साथ, तो एल्बुमिन के साथ, अनकंजुगेटेड एल्बुमिन के साथ जो बॉन्डिंग होता है वो नॉन कोवैलेंट होता है। लेकिन ये बहुत दिन तक रहते रहते ये क्या हो जाएगा, कोवैलेंट हो जाएगा, जिसके कारण ये फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो हमारे शरीर में बिलिरुबिन है लेकिन वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो किडनी है वो कोवैलेंट बॉन्डेड ये एल्बुमिन से फिल्टर नहीं कर पाता है, तो इससे ये फॉल्स निगेटिव हो जाएगा। हमारे शरीर में एल्बुमिन है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेनली ऐसा होता क्यों है, तो जब हेपेटिक सेक्रिएशन हो रहा है बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड का, ये मेनली इम्पेयर हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो लूजली बॉन्ड होता है उसके जगह पे टाइटली बॉन्ड हो जाता है एल्बुमिन का। जो क्लियरेंस रेट है डेल्टा बिलिरुबिन का वो मेनली 12 से 14 दिन है, रेदर देन 4 आवर। अब मेजरमेंट ऑफ यूरिन बिलिरुबिन हम कैसे किए, अनकंजुगेटेड ऑलवेज बॉन्ड होता है किसके साथ, एल्बुमिन के साथ, और वो फिल्टर नहीं होता है किडनी से, और इसलिए वो यूरिन के थ्रू नहीं होता है। और कंजुगेटेड जो होता है वो ग्लोमरस के द्वारा फिल्टर हो जाता है और हम इजीली उसको पा सकते हैं। तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो यूरिन दीपस्टिक टेस्ट से हम देखेंगे। कौन सा, यूरिन दीपस्टिक टेस्ट, जिसको एक तो टेस्ट भी कहा जाता है, जो मेनली डायरेक्ट को बताता है। अब फॉल्स नेगेटिव तो आपको पता है किसके लिए होगा, डेल्टा के लिए होगा। ठीक है, जिसको बहुत दिन से कोलिएस्टेसिस है। तो अब चलिए डिफरेंस देख लेते हैं अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड बिलिरुबिन में। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन नॉन पोलर होता है, कोई भी एक्सक्रीशन नहीं हो सकता रीनल के थ्रू, और इनडायरेक्ट कहलाता है वैन डी वर्ग रिएक्शन में। कंजुगेटेड पोलर होता है, रीनल के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, और डायरेक्ट वैन डी वर्ग रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम इसका क्लिनिकल अप्रोच लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। फिर भी एक बता देती हूँ कि क्या क्या अगले वीडियो में हम पढ़ सकते हैं। इसमें मेनली आपको एक एल्गोरिदम पढ़ना होगा। ये एल्गोरिदम कैसे हम पहचानेंगे, जैसे कि कोई पेशेंट आया, उसका हिस्ट्री टेकिंग किए, फिजिकल एग्जामिनेशन किए, लैब टेस्ट किए, तो एक निकला कि सिर्फ बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। तो सिर्फ बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो उसको कौन सा बीमारी है, और बिलिरुबिन के साथ और भी लीवर टेस्ट आ रहे हैं तो उसको कौन सा बीमारी है, उसको कैसे टेस्ट करेंगे, उसके अंदर कौन सा बीमारी आएगा, ये सब के बारे में मेनली हम डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, से।